वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एक लाइन के या एक नंबर के, 2 नंबर के या कुछ बड़े सवाल और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इस पाठ से जितने भी संबंधित प्रश्न संभावित प्रश्न बनते हैं उन सब का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दशक को क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में जाना जा सकता है? तो इसका आंसर है 1980 का दशक, क्योंकि 1980 के दशक में कई क्षेत्रों में स्वायत्तता की मांग है वो उठी। अगला प्रश्न है, देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग ने किन राज्यों में जन आंदोलन का रूप ले लिया? किन राज्यों में भाषा के आधार पर राज्य गठित का जो मामला है वो सामने आया? तो इसमें प्रमुख है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। अब जैसे महाराष्ट्र और गुजरात मिलाकर के मुंबई प्रांत है, जिसमें मराठी और गुजराती भाषा के लोगों ने अपने अपने लिए अलग अलग राज्य की मांग की। उसी तरह से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के भी मामले में यही हुआ, कन्नड़ भाषा और तेलुगु भाषा के संबंध में। अगला प्रश्न है, देश के किस हिस्से में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ में विद्रोह आंदोलन हुआ? तो इसका आंसर है दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ में आंदोलन हुआ। और जो द्रविड़ पार्टियां थी, जिसमें एडीएमके, डीएमके और विशेष रूप से उसमें भी डीएमके पार्टी ने इसके खिलाफ में काफ़ी जोर जोर से आंदोलन चलाया। अगला है, पंजाबी भाषी लोगों द्वारा अलग राज्य के गठन की मांग को लेकर कौन से राज्य बनाए गए? तो पंजाबी भाषी लोगों की मांग को लेकर के विभाजन करके पंजाब और हरियाणा अलग बनाया गया। पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों को पंजाब, और हरियाणवी या हिंदी भाषा जो भी बोलने वाले लोग थे उनके लिए हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में शामिल राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों के नाम लिखिए। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो जम्मू कश्मीर में एक तो जम्मू है, दूसरा कश्मीर और तीसरा लद्दाख। ये 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, लद्दाख में मुख्यतः किस धर्म के लोग रहते हैं? तो लद्दाख में मुख्य रूप से बौद्ध और मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? तो राजशाही थी, तो वहाँ राजा हरि सिंह है वो जम्मू कश्मीर के शासक थे स्वतंत्रता के समय। अगला प्रश्न है, मार्च 1948 में जम्मू कश्मीर राज्य का प्रधानमंत्री कौन बना? यानी जम्मू कश्मीर राज्य के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो शेख अब्दुल्ला। इस तरीके से अगला जो प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है वो है कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ये लोकप्रिय नारा किस आंदोलन का था? तो ये नारा है वो द्रविड़ आंदोलन का था। अगला प्रश्न है, धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को किस प्रकार विशेष दर्जा दिया गया था? क्योंकि ये भूतकाल की बात हो चुकी है, तो 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों के मुकाबले में अधिक स्वायत्तता दी गई थी, एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसके लिए अलग से संविधान की व्यवस्था थी। और वहाँ जो भी राष्ट्रपति शासन जैसे दूसरे राज्यों में लागू होता है, तो वहाँ राज्यपाल शासन लागू होता था, और उसके लिए अलग से कानून वगैरह का काफ़ी हद तक प्रावधान है वो अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र पर पृथकतावाद के कुप्रभावों को संक्षेप में लिखिए। ये बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कई कारण है और एक एक कारण को उनको डिस्कस करेंगे कि भारतीय लोकतंत्र पर पृथकतावाद यानी अलगाववाद या ऐसे आंदोलन जो देश से अलग होने की बात करते हैं उनका क्या कुप्रभाव पड़ा है या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो उसके संबंध में है कि भारतीय लोकतंत्र पर पृथकतावादी प्रवृत्तियों के काफ़ी बुरे प्रभाव पड़े हैं। इसमें पहला प्रभाव है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा। पृथकतावाद का मतलब ही हो गया देश से अलग होने की बात करना, अलग से राज्य या देश का निर्माण करने की बात करना। तो पृथकतावाद देश की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है। क्षेत्रीय भावना आने पर क्षेत्र के लोग हिंसात्मक और विध्वंसात्मक गतिविधियों में लग जाते हैं, और ऐसे समय लोग अपने को अलग करने के लिए विदेशी शक्तियों से सहायता लेने पर भी नहीं हिचकिचाते। और इसमें इसका जो उदाहरण है वो आप देखेंगे तो पंजाब में जो खालिस्तान समर्थक लोग थे वो भारत से जब कार्रवाई उनके खिलाफ में ज़्यादा शुरू हुई तो वो कनाडा या अन्य जो भी दूसरे देश है वहाँ रहकर भी इस तरह की गतिविधियाँ करते रहे। तो इसमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पृथकतावाद के कारण एक तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है, दूसरा है समाज विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिलता है। पृथकतावाद से समाज विरोधी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। हिंसात्मक आंदोलनों और राजनीतिक अनिश्चितता के वातावरण में स्वार्थी और समाज विरोधी तत्व अपना उल्लू सीधा करने में लग जाते हैं, और सांप्रदायिक दंगे भी भड़का दिए जाते हैं, और हर और अराजकता का माहौल दिखाई देने लगता है, और कानून व्यवस्था और अधिक बिगड़ जाती है। तीसरा जो प्रभाव है वो है कि जीवन और संपत्ति की हानि। पृथकतावादी गतिविधियों से लोगों का जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं रहते। कितने ही बेगुनाह लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और आंदोलनों में लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है वो स्वाह हो जाती है। आंदोलन केवल सरकारी संपत्ति, सरकारी बसों या कारखानों को हानि नहीं पहुंचाती,
बल्कि आम लोगों की संपत्ति, कार, स्कूटर, बिल्डिंग आदि को भी हानि पहुंचाती है और इस सबसे राष्ट्र को बड़ी भारी आर्थिक हानि सहन करनी पड़ती है। चौथा जो पॉइंट है अलगाववादी आंदोलनों का, पृथकतावादी का, उसका है आर्थिक प्रगति को धक्का। पृथकतावादी प्रवृत्ति के वातावरण में राष्ट्र की आर्थिक प्रगति है वो नहीं हो सकती। और जैसे कि कश्मीर और पंजाब में आतंकवादी वातावरण वहाँ जहाँ रहा, वहाँ के लोग काम धंधा व्यापार वगैरह सब ठप हो गए और उद्योगपतियों ने वहाँ से दूसरे राज्यों में जाकर के काम धंधे शुरू कर दिए। और इसलिए क्योंकि व्यापार के लिए शांति और व्यवस्था का वातावरण होना चाहिए और जो वातावरण नहीं होगा तो उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को बहुत धक्का लगता है। तो ये कुछ दुष्परिणाम थे पृथकतावादी आंदोलन के। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों अथवा क्षेत्रों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की उत्पत्ति और विकास के कारणों की चर्चा कीजिए। तो आपको पता है कि भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, उसमें 7 राज्य है जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट है कि भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों या क्षेत्रों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की उत्पत्ति और विकास के कई कारण उत्तरदायी रहे, जिसमें पहला है कि उत्तर पूर्व के ये राज्य मुख्य राष्ट्र या राष्ट्र की जो मुख्य भूमि है उससे लगभग अलग थलग है। एक 22 मील लंबी जो पतली राहदारी या जो गलियारा है वो इस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ता है और इस कारण ये क्षेत्र प्रारंभ से अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं और विभाजन के कारण भारत और इन क्षेत्रों के बीच में पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश से आ टपका, जिसके कारण ये भारत से अलग थलग पड़ गए। अगला पॉइंट है इस क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में बहुत सी आदिम जनजातियां या कबीले स्थित है और वे सभी अपनी अपनी अलग पहचान रखना चाहते हैं और इनकी अलग पहचान उनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज आदि के आधार पर रही है और आज भी वो कायम है। जैसे नागालैंड वगैरह में आदिवासी जनजातियां हैं वो अपने आप को अन्य लोगों से अलग ही रखना चाहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इन क्षेत्रों में आवागमन के साधनों और संचार के साधनों का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ और शेष भाग के लोग इन इलाकों में बहुत कम आते जाते हैं। इस कारण ये भी कारण रहा है कि यहाँ आवागमन के साधन सुविधाजनक नहीं है और इन इलाकों में लोग आना जाना सुरक्षित भी महसूस नहीं करते। अगला है उत्तर पूर्व के क्षेत्रों का विकास भी वैसे नहीं हुआ है जैसा कि देश के अन्य भागों का विकास हुआ है। वहाँ के लोगों का आरोप है कि केंद्र सरकार इन क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया है और वे सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के शिकार रहे हैं और इस कारण से वे अपने को क्षेत्रीय असंतुलन से प्रभावित मानते हैं और अपने को उपेक्षित मानते हैं। अगला है इन क्षेत्रों में जब बाहरी लोगों या दूसरे राज्यों से आकर उद्योगपतियों ने उद्योग लगाए और उनमें उच्च पदों पर दूसरे राज्यों के लोगों की नियुक्ति हुई तो इस क्षेत्र के लोगों को केवल छोटे कार्यों या पदों पर रखा गया तो उनमें ये भावना पैदा हो गई कि बाहरी लोग इस क्षेत्र के संसाधनों का प्रयोग करके मालामाल हो रहे हैं, जबकि यहाँ के निवासियों की हालत में खास करके आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा है। तो इन्होंने बाहरी लोगों के आवागमन का विरोध किया और अपने क्षेत्र से निकाले जाने के लिए आंदोलन किए। इस तरीके से ये पूर्वोत्तर भारत के संबंध में था। अगला हमारा प्रश्न है क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय एकता और अखंडता में मजबूती लाने की भूमिका निभाने योग्य कोई 5 कदमों का वर्णन कीजिए। यानी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय एकता में किस तरीके से मजबूती से ले सकते हैं या जो भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उनको राष्ट्र के पक्ष में किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका कुछ प्रश्न कैसे इसका उत्तर होगा कि निम्नलिखित क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय एकता और अखंडता में मजबूती लाने भूमिका निभाने योग्य बनाने में बड़े प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। पहला है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं स्वाभाविक है और ये लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। किसी भी क्षेत्र के लोग हैं वो मांग कर सकते हैं, वो कोई गलत नहीं है और लोकतंत्र में अपनी मांगों को व्यवस्थित ढंग से रखना जायज़ है। सभी नेता, शासकों और राजनीतिक दलों को ये सोचकर चलना चाहिए कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं स्वाभाविक है, प्रत्येक समाज में उभरती है और लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है। लोकतंत्र बहुमत का शासन नहीं, जनता का शासन है और लोकतंत्र में विचार अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक तरीकों से अभिव्यक्ति करने और सबको स्वतंत्रता मिली हुई है। बहुसंख्यक वर्ग और बड़े बड़े क्षेत्र को नहीं, राज्य का उद्देश्य सबके जीवन के विकास की प्राप्ति है और कुछ लोगों के जीवन का नहीं, यानी कि सभी का विकास इसमें शामिल है और जनमत का निर्माण सबकी इच्छाओं और आवश्यकताओं के मिलन से होता है। अतः क्षेत्रीय आकांक्षाओं को उभरना सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए, इसे गंभीर समस्या या राष्ट्र विरोधी समस्या के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। और भारत एक विशाल जनसंख्या वाला विभिन्नताओं वाला देश है और विभिन्नताएं भी अलग अलग प्रकार की है। अतः क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभरना, उनका आंदोलन का रूप लेना और कभी कभी हिंसात्मक रूप लेना भारतीय समाज की लोकतांत्रिक विशेषताओं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के रूप में लिया जाना आवश्यक है और इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए उनका हल किया जाना भी आवश्यक है। दूसरा है क्षेत्रीय आकांक्षा और मांगों का बातचीत के जरिए समाधान। लोकतंत्र में बातचीत एक सबसे बड़ा साधन है और लोकतंत्र आवश्यक भी है कि क्षेत्रीय मांगों और आंदोलनों का समाधान आपसी बातचीत से हो। बल प्रयोग से किसी समस्या का समाधान नहीं होता और यहाँ तक कि सशस्त्र युद्ध से भी स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। बल प्रयोग से दबाया गया आंदोलन कुछ समय के लिए जरूर ठंडा पड़ सकता है, लेकिन स्थायी रूप से इसका समाधान नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस नीति का पालन किया और कई समझौते किए और क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाया।
कईयों में विरोध जो तीव्रता है वो कम हुई, पंजाब समस्या पर समझौता हुआ, असम समझौते को शांति से निपटाया गया। तो इस तरीके से और बातचीत के जरिए मिजोरम की अलगाववादी आकांक्षाओं को भी सुलझा लिया गया। तो बातचीत का रास्ता है वो हमेशा खुला रहना चाहिए। अगला है केंद्रीय शासन और नीति निर्माण में सभी क्षेत्रों की भागीदारी। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वो संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों की हिस्सेदारी है वो रखे, क्योंकि ये पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र है लंबे समय से एक तरह से उपेक्षित रहे हैं, इनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। तो भारत सरकार को भी जो भी नीति बनाते हैं उसमें इनका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास पर जोर देना चाहिए, जिससे देश के सभी वर्गों और सभी हितों और सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और अगला जो भाग है इस वीडियो का, उसमें अपन डिस्कस करेंगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का, जो क्योंकि इस बार मैंने आपको पहले भी बता दिया, हर वीडियो में बताता हूँ कि काफ़ी बड़ी संख्या में ऑब्जेक्टिव टाइप या वन वर्ड के सवाल है पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, देश में भाषा के आधार पर निम्न में से किस राज्य के गठन की मांग की गई? तो जैसे इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या उपरोक्त सभी। तो भाषा के आधार पर सभी राज्यों के गठन की मांग की गई थी, इसी वीडियो में हमने पढ़ा था। अगला हमारा पॉइंट है, तमिलनाडु हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ में निम्न में से किस राज्य में विरोध आंदोलन चला? तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा या गुजरात। तो हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ में सबसे ज़्यादा जो विरोध चला दक्षिण भारत में, उसमें भी तमिलनाडु में चला। तो इसका सही आंसर हो गया तमिलनाडु। अगला है, पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग कब प्रारंभ की? तो इसका आंसर है 1960 का दशक, 1950 का दशक, 1970 का दशक या 1980 का दशक। तो पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग है वो 1950 के दशक में मांग आरंभ की। तो इसका आंसर ख सही हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा राज्यों का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1950, 1947, 1966 या 1977। तो पंजाब और हरियाणा राज्यों का गठन है 1966 में हुआ। भाषा के आधार पर पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख या उपरोक्त सभी। तो जम्मू कश्मीर में ये तीनों क्षेत्र शामिल है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला हमारा प्रश्न है, कश्मीर में अधिकतर किस धर्म के लोग रहते हैं? तो कश्मीर में, अब जैसे जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, इसमें सिर्फ कश्मीर की बात की हुई है, तो आपको थोड़ा सा विशेष इसमें ध्यान देना है। पहला है मुस्लिम, दूसरा बौद्ध, तीसरा सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिख या बौद्ध। तो इन चारों में से कश्मीर जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो मुस्लिम समुदाय की है। अगला हमारा जो प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, जम्मू के क्षेत्र में निम्न में से किस धर्म या अनुयायी लोग रहते हैं? तो इसका ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, सिख या उपरोक्त सभी। तो जैसे जम्मू के मामले में है तो वहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जबकि कश्मीर के भाग में अधिकांश संख्या मुस्लिम जनजाति धर्म की है। अगला प्रश्न है, शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री कब बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री और पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री का पद है वो बाद में मुख्यमंत्री के पद में कन्वर्ट किया गया, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री है वो प्रधानमंत्री कहलाता था। तो शेख अब्दुल्ला को कब बनाया गया? इसके जो ऑप्शन हैं वो है मार्च 1948, अक्टूबर 1947, मार्च 1947 या मार्च 1974। तो इसका सही आंसर है मार्च 1948 को शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान की किस धारा के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? पहला है धारा 370, 372, 374 या 380। तो जम्मू कश्मीर के लिए 370 जो धारा थी उसके तहत उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितने राज्य हैं? तो कई बार डिस्कस किया गया है। ऑप्शंस हैं 5, 2, 7 या 10। पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र है उनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो इसमें 7 जो राज्य है जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है वो पूर्वोत्तर के राज्य है। तो इस तरीके से इस पार्ट का जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बन रहे थे क्षेत्रीय आकांक्षा के वो मैंने आपको करवा दिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा और 1-2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें जो भी प्रश्न मैंने बताया उनमें से अधिकांश प्रश्न आपके किसी न किसी रूप में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।